गैस अपने वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में हमने काफ़ी चीज़ें अभी तक देखी हैं। अब हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं कि हम लोग देखेंगे क्रोम के डेवलपर टूल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो काइंडली यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर लें। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग एक नई फाइल बनाएं tut16.html, ठीक है। और tut16.html बनाने के बाद में बहुत ही जल्दी बिना इसके बारे में बात किए यहाँ पर जल्दी से एक बॉयलर प्लेट डालूंगा और यहाँ पर लिखूँगा डेवलपर टूल्स, ठीक है। एक स्टाइल टैग लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि मैं CSS डाल सकूँ इसके अंदर। और मैं यहाँ पर सिंपली एक हेडिंग डालूँगा और यहाँ पर लिखूँगा डेवलपर टूल्स ट्यूटोरियल, ठीक है। और अपना जो लाइव सर्वर है वो चालू कर लेता हूँ। मेरा लाइव सर्वर चालू हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेवलपर टूल्स ट्यूटोरियल लिखकर आ गया है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ डाल दूँगा और उसके अंदर लिख दूँगा दिस इज़ अ ट्यूटोरियल फॉर वेब फॉर डेवलपर टूल्स। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग क्रोम ना यूज़ कर रहे हो। वैसे तो मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया था और कहा था आप एक बिगिनर हैं अगर तो क्रोम ही इस्तेमाल करें। गूगल की तरफ से एक बहुत ही धमाकेदार ब्राउज़र है। लेकिन अगर आप लोग बाय एनी चांस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फायरफॉक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ओपेरा बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट अगर फॉर सम रीज़न आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उनके डेवलपर टूल्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है इससे, आप वो देख सकते हैं। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल क्रोम ही यूज़ करें अगर आप एक बिगिनर हैं और आपके पास कोई एक अच्छा रीज़न नहीं है फायरफॉक्स या फिर ओपेरा यूज़ करने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक ये बनाया है, थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ। मैं कहूँगा यार जो मेरा पैराग्राफ है उसके कलर को ना कुछ पिंकिश कर दो, ठीक है। पिंकिश नहीं, पर्पल करता हूँ। तो मैंने पर्पल कर दिया ताकि दिखे वो। और उसी के साथ साथ उसका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल को कर दो इटैलिक, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, मैं ये बताऊँगा आगे जाके ये डिस्कस करूँगा। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या करूँ, बहुत ही लाइट सा बैकग्राउंड कलर कोई रख लेता हूँ, ये वाला रख लेता हूँ, बढ़िया। और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है अभी, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डेवलपर टूल्स के बारे में बात करने के लिए मैंने इसको बनाया है। तो अगर आप लोग राइट क्लिक करें और इस पर इंस्पेक्ट करें, किसी भी एलिमेंट पर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, तो आप लोग पहुँच जाएंगे उसके कोड तक। यहाँ पर देखो मैं इसके कोड में पहुँच चुका हूँ और मैं इसको एक्चुअली चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने फॉर के बाद अगर यहाँ पर 67 लिख दिया तो ये देखो फॉर 67 यहाँ पर आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि इसने मेरी इस फाइल को चेंज कर दिया, इस फाइल को चेंज करने का अधिकार नहीं है क्रोम ब्राउज़र को। मैं जब तक VS कोड से इस फाइल को चेंज नहीं करूँगा तब तक ये चेंज नहीं होगी। तो मैं अगर इसको रिलोड करूँगा पेज को तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो सिर्फ आपके व्यू में चेंज हुआ है, वो जो आपको व्यू दिखा रहा है गूगल क्रोम उसमें चेंज हुआ है। उसी के साथ साथ मान लो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसमें आप चाहते हैं कि कैसा दिखता ये अगर मैं कलर इसका चेंज कर लेता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो आपको सेलेक्ट एन एलिमेंट वाला दिख रहा है, एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके किसी भी एलिमेंट पे आप लोग अपने एरो को ले जा सकते हैं और वो आपको उसके कोड तक पहुँचा देगा। देखो इसने मुझे इसके कोड तक पहुँचा दिया है। मैं यहाँ पर इसमें कुछ बैकग्राउंड ऐड कर सकता हूँ। मान लो मुझे देखना है कि जो बैकग्राउंड कलर है अगर इसमें रेड होता तो ये कैसा लगता, ऐसा लगता। और मैं उसी के साथ साथ ये जो रेड कलर है इसको चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे कलर पिकर का इस्तेमाल करके, और देख सकता हूँ ये कैसा लग रहा है। और अगर मुझे अच्छा लगा, जैसे मुझे मान लो अच्छा लग गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको, ये जो मैंने प्रॉपर्टी डाली है इस एलिमेंट में, इसको अपनी CSS में लेकर H4 को स्टाइल कर सकता हूँ। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, बट मैं चाहूँ तो यहीं के यहीं इसमें जो भी चेंजेस हैं वो कर सकता हूँ। और चेंजेस करने के बाद वो मेरे क्या हो जाएंगे चेंजेस, अगर मैंने यहाँ पर स्टाइल शीट में डाला तो मेरे परमानेंटली रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे पेज में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये जो चीज़ है एक लाइव सर्वर की मदद से एक नई वेबसाइट बनाकर ही करना है। अगर मैं किसी भी वेबसाइट पर जाऊँ, मान लो मैं जाता हूँ किसी वेबसाइट पर, बूटस्ट्रैप वालों की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी सी शरारत करते हैं। अब जैसे मान लो आप चाहते हो ये देखना कि जो बूटस्ट्रैप है कैसा होता अगर ये जो कलर है ये ना हो कि ऑरेंज होता। तो मैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर पे जाऊँगा, उससे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो मुझे वो एलिमेंट मिल गया जो ये एलिमेंट है हेडर। तो देखो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर ये इन्होंने ले रखा है। मैं चाहता हूँ कि कैसा होता अगर ये ऑरेंज होता, तो मैं इसको ऑरेंज कर सकता हूँ। ऑरेंज करने के साथ साथ मैं क्या चाहूँगा कि ये जो कलर है, ये जो सारे कलर्स हैं ये ब्लैक हो जाएँ। तो मैं ये भी प्रॉपर्टी ढूंढूंगा। एक्चुअली बहुत सारी CSS लिखी हुई है इन लोगों ने, तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए ढूंढ पाना कि कौन से एलिमेंट को टारगेट किया गया है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ढूंढूँ UL के अंदर लिस्ट आइटम, ये जो लिस्ट आइटम है इनके कलर को देखता हूँ, या फिर मैं इनमें ऐड ही कर दूँगा कलर। अगर मैं इनके कलर को ब्लैक बना दूँ तो कैसा रहेगा, लेकिन मैं आगे इसको खोल के देखता हूँ कि
क्या इसमें कोई कलर वगैरह ऐड हुआ है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर एक CSS प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी थी, मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली बात मतलब ये कहने का मेरा। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि ये जो बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ पर। मान लो मैं इसको बूटस्ट्रैप ना करके कोड विद हैरी करना चाहूँ, तो ये कोड विद हैरी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने घर वालों का नाम लिख सकते हैं, अपने पड़ोस वाले का नाम लिख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों का नाम लिख सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली चेंज कर दी वेबसाइट आपने। कोई दूसरा इंसान getbootstrap.com खोलेगा अगर, तो उसको नॉर्मल वेबसाइट ही दिखाई देगी। ये सिर्फ आपके लिए होता है। हम लोग इसको पहले करते थे एज अ ट्रिक। हम लोग फेसबुक में कुछ भी मैसेज वगैरह चेंज करके स्क्रीनशॉट लेते थे, कहते थे देखो ये बंदा क्या कह रहा है, जबकि एक्चुअल में उसने वो मैसेज नहीं भेजा होता था, हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसको चेंज किया होता था। उसी के साथ साथ ईमेल के जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो भी इसीलिए एक अच्छे प्रूफ नहीं माने जाते हैं आज की तारीख में, क्योंकि ईमेल का स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हो तो हो सकता है आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेंज करके स्क्रीनशॉट लिया हो, तो वो जो स्क्रीनशॉट है वो एक कड़ा प्रूफ नहीं माना जाता है किसी भी चीज़ का। इवन व्हाट्सएप मैसेजेस जो होते हैं, अगर आप व्हाट्सएप वेब में जाकर उसको चेंज करो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पर, और उसका जो कंटेंट है उसको चेंज करके स्क्रीनशॉट लो, तो वो ऑब्वियसली एक प्रूफ का काम नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है आपने चेंज कर लिया हो, क्या गारंटी है कि आपने चेंज नहीं किया हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी वेबसाइट में जाकर इसको कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करके किसी भी एलिमेंट में इंस्पेक्ट करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर करूँ, अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ और ये जो 175K लिखा हुआ है इसको अगर मैं 175M बना दूँ, तो मैं इसको बड़े आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली यूट्यूब के सर्वर में कोई चेंज नहीं हुआ है। आप एक नया पेज खोलोगे तो उसमें जो है नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स वही लिख कर आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये बात बहुत ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें ये टेम्परेरी हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे चेंज कर सकते हैं तो सारी वेबसाइट्स इतनी अच्छी क्यों दिखाई देती हैं। अगर ऐसा होने लग गया है कि ये जो चेंजेस हैं ये परमानेंटली रिफ्लेक्ट होने लग गए, तो इंटरनेट की तो पूरी बैंड बजा देंगे लोग बहुत ही गंदी तरह से। इंटरनेट को छोड़ेंगे कहाँ, अच्छा सब लोग इंस्पेक्ट कर करके पूरी बैंड बजा देंगे वेबसाइट्स की, इंक्लूडिंग मेरी वेबसाइट और इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंक्लूडिंग कोई भी वेबसाइट है, सबकी बैंड बज जाएगी इस तरह से। तो इसीलिए क्या होता है कि एक सिस्टम है प्लेस में कि अगर किसी ने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया तो वो परमानेंटली किसी के सर्वर में जाके फाइल्स को चेंज नहीं कर सकती। मैंने आप लोगों को बताया था अपने इस वीडियो में कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं। तो आपके ब्राउज़र में एक बार कंटेंट आ गया तो आप उसको 10 बार चेंज करें या 100 बार चेंज करें, तो ऐसे आप लोग की जो है अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हो अपने लोकल में, ऑब्वियसली सिर्फ आपके लिए। और उसके बाद जब आप पेज को रिलोड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया था, अब मैं इसको रिलोड कर दूँ अगर पेज को, तो यहाँ पर देखो ये चेंज होके वापस से नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है क्रोम के ये डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कोई भी एलिमेंट में मैंने क्लिक किया तो वो बता देगा कौन सी फाइल से ये आ रहा है। तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो tut16.html है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्टाइल, इसकी यहाँ से आ रहा है ये। अगर कोई CSS फाइल मैंने इंक्लूड करी होती तो उसका नाम लिख कर आता और मैं उसमें भी जा सकता हूँ क्लिक करके। अब यूज़र एजेंट स्टाइल शीट ये जो लिख कर आ रहा है ये क्या है ये भी बताता हूँ। यूज़र एजेंट स्टाइल शीट का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर रखी हैं पैराग्राफ के लिए, और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पर आपकी जो यूज़र एजेंट स्टाइल शीट है ये इसको बेसिकली CSS रिसेट शीट बोलते हैं। तो जो ब्राउज़र होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर तरीके से स्टाइल करता है, और वो जो स्टाइलिंग होती है उसी को ये कहता है यूज़र एजेंट स्टाइल शीट। यानी कि ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई पहले पैराग्राफ की ये प्रॉपर्टीज़ थी, फिर उसके बाद आपने इनको ओवरराइट करके स्टाइल शीट लिखकर ऐसे कर दिया। उसी के साथ साथ एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमने बात करी। उसके बाद यहाँ पर कंसोल है। कंसोल में हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट मैं लिखूँ तो document.title है जो कि पेज का टाइटल देता है। टाइटल की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, और ये देखो डेवलपर टूल्स दे रहा है, बट जावास्क्रिप्ट आगे हम देखेंगे, तो अभी आप लोगों को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज में वो सारी फाइल्स हैं जो कि आपने लिखी हुई हैं। यहाँ पर सिर्फ एक फाइल थी तो एक दिखाई दे रही है। और उसके बाद नेटवर्क में क्या होता है, कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट अगर आ रही है तो वो यहाँ पर आएगी। इसके बाद जो बाकी के टैब्स हैं उनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो एलिमेंट्स ही थी। मैंने आप लोगों को एलिमेंट्स दिखा दिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि
कई चीज़ें हैं, स्टाइल्स जो है अभी हम CSS देख रहे हैं तो स्टाइल्स हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर CSS से डायरेक्टली, किसी भी चीज़ का कलर, किसी भी चीज़ का फॉन्ट, कोई भी कंटेंट, कोई भी क्लास। अब जैसे अगर मैंने कोई क्लास डिफाइन कर दी, मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई क्लास डिफाइन कर दी जिसका नाम मैं रख देता हूँ BGYellow, तो मैं .BGYellow कर देता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं कर दूँगा येलो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर P क्लास इज इक्वल टू BGYellow कर दूँ, या H4 क्लास इज इक्वल टू एडिट एज HTML करता हूँ इसको, मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास इज इक्वल टू BGYellow। तो मैं ऐसा अगर करूँ और ये करने के बाद अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो ये देखो BGYellow ऐड हो चुकी है और यहाँ पर ये बता भी रहा है कि BGYellow से ये वाली प्रॉपर्टी आ रही है जिसकी वजह से इसने बैकग्राउंड को येलो किया। तो मैं यहाँ पर चेंज करके भी देख सकता हूँ। मान लो मुझे ये पसंद आ गया कि हाँ यार ये अच्छा दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करके यहाँ पर लगा दूँगा। मैं कहूँगा ये नहीं, बैकग्राउंड कलर येलो अच्छा नहीं, ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सेव कर लूँगा। और अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रिलोड करूँ, कोई प्रॉब्लम आ गई लगता है, देखता हूँ क्या इशू आया है। तो मैंने BGYellow लिखा है, बैकग्राउंड कलर लिखा है और यहाँ पर कलर भी बिल्कुल सही से लिखा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो मैंने जो क्लास है वो ऐड नहीं करी थी, मैंने इंस्पेक्ट की मदद से क्लास ऐड करी थी। तो मैं यहाँ पर परमानेंटली क्लास ऐड करने के लिए कुछ ऐसे लिखूँगा, क्लास इज इक्वल टू BGYellow, ठीक है, और इसको रिलोड किया तो देखो यहाँ पर BGYellow नहीं BGBlue आ गया है। अब यहाँ पर एक सबक देना चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि कभी भी ना ऐसे हम नहीं लिखेंगे BGYellow, BG Red, BG Pink। हम कलर्स को डिफाइन करेंगे, कलर के लेवल्स डिफाइन करेंगे, जैसे प्राइमरी, कलर सक्सेस और आपका कलर वार्निंग। तो मैं काम करूँगा इसको कर देता हूँ BG प्राइमरी, ठीक है। BG प्राइमरी का मतलब होगा कि मेरा जो प्राइमरी कलर है वो वैसा बैकग्राउंड आ जाए। तो मेरा प्राइमरी कलर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, जो मैंने ब्लू कर दिया। तो यहाँ पर देखो बात वही है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस के बारे में बात करना चाहता है, एक मेंटेनेबिलिटी एस्पेक्ट से देखा जाए अगर अपने कोड को फ्यूचर में हमें, क्योंकि मेंटेन करते हुए चलना है, तो अगर वैसे देखा जाए तो आप लोगों को ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप कि डेव टूल समझ में आ गए होंगे और आप खुद से भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। एक बहुत ही मज़ा आता है डेव टूल से जब आप मस्ती करते हैं और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है। सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लें, बुकमार्क कर लें इसको और यहाँ पर सेव भी कर लें। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक करें और मुझे बताएं कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।